DMSL की क्विज की लेक्चर सीरीज़ पे हमारी सेकंड क्विज है, जिसमें हम यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डेटा सिलेक्शन इज़ फर्स्ट द एक्चुअल डिस्कवरी फेज ऑफ नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस, बी द स्टेज ऑफ सेलेक्टिंग द राइट डेटा फ्रॉम KDD प्रोसेस, C. Subject-oriented, integrated, time-variant, non-volatile collection of data in support of management. D. Record-oriented classes finding. तो इसमें से क्या होता है डेटा सिलेक्शन? तो डेटा सिलेक्शन जो होता है वो राइट डेटा को सिलेक्ट करना होता है किसी भी नॉलेज डिस्कवरी में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो बी बिल्कुल ठीक है। द स्टेज ऑफ selecting the right data for a KDD process. Next question है to remove the noise and inconsistent data is needed. पहला डेटा क्लीनिंग, दूसरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा डेटा रिडक्शन और चौथा डेटा इंटीग्रेशन। तो अगर हम डेटा में से नॉइज़ और इनकंसिस्टेंट डेटा को हटा रहे हैं तो वो प्रोसेस जो है डेटा क्लीनिंग कहलाती है। और इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ए बिल्कुल ठीक होगा। टू रिमूव नॉइज़ एंड इनकंसिस्टेंट डेटा, डेटा क्लीनिंग इज़ नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल डेटा सोर्स में बी कंबाइंड इज़ कॉल्ड। जो हम एक से ज़्यादा सोर्सेस के डेटा जो हैं वो कंबाइन किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पहला डेटा रिडक्शन, दूसरा डेटा क्लीनिंग, तीसरा इंटीग्रेशन और चौथा है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिडक्शन में तो डेटा को रिड्यूस किया जाता है। डेटा क्लीनिंग हमने बताई दी कि डेटा में से जो भी हमारे मतलब का डेटा नहीं है और नॉइज़ है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। डेटा इंटीग्रेशन हो सकता है, एक से ज़्यादा डेटा सोर्सेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आंसर का वो हमारा सी रहेगा कि डेटा इंटीग्रेशन ही एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम मल्टीपल डेटा सोर्सेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर फिटिंग हैपन ड्यू टू, कि अंडर फिटिंग किस वजह से होती है? तो पहला ऑप्शन है ए फ्यूअर नंबर ऑफ फीचर्स, कम अगर फीचर्स हो हमारे पास। दूसरा डेटा हैज हाई वेरिएंस, डेटा का वेरिएंस की वैल्यू ज़्यादा हो। तीसरा है नो यूज़ ऑफ रेगुलाइजेशन, कि हम रेगुलाइजेशन अगर नहीं करते हैं तब। और डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो अंडर फिटिंग होती है वो यहाँ अंडर फिटिंग से मतलब ही है कम। तो जब हमारे डेटा के रिस्पेक्टिव फीचर्स कम होते हैं तब अंडर फिटिंग होकर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ए फ्यूअर नंबर ऑफ फीचर्स। नेक्स्ट है ओवर फिटिंग हैपन ड्यू टू, ये ओवर फिटिंग किस वजह से होती है? पहला इम्बैलेंस इन डेटा, दूसरा नॉइज इन डेटा, तीसरा डेटा हैज़ अ हाई वेरिएंस और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो ओवर फिटिंग में जो इम्बैलेंस डेटा का भी रोल होता है, नॉइज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये नॉइजी डेटा होता है हमारा, और हाई वेरिएंस के डेटा की वजह से भी ओवर फिटिंग होती है। इसलिए जो हमारा यहाँ ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द एबव की। इन तीनों की वजह से ओवर फिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉर्मलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है या एग्रीगेशन होता है?
इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है इस स्टेटमेंट को। तो डेटा जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ द पार्ट ऑफ ए नॉर्मलाइजेशन, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ फीचर स्केलिंग इज़ टू। ये फीचर स्केलिंग का मेन पर्पस क्या होता है? पहला, एक्सेलरेटिंग द ट्रेनिंग टाइम। दूसरा, गेटिंग बेटर एक्यूरेसी। तीसरा, दोनों ही ए और बी दोनों ठीक है। और चौथा है नन ऑफ द। तो फीचर स्केलिंग का काम ही ये होता है कि हमारा कम टाइम में लगे किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए और एक्यूरेसी भी हमारी अच्छी मिले। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन ठीक है, एक्सेलरेटिंग द ट्रेनिंग टाइम और गेटिंग द बेटर एक्यूरेसी। तो यहाँ हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोथ ए और बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है इन स्टैंडर्डाइजेशन द फीचर विल बी रीस्केल्ड विद। कि अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे जो फीचर को रीस्केल किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं किनके बेसिस पे। पहला, मीन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, वेरिएंस की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए रीस्केलिंग करने के बाद। दूसरा, मीन की वैल्यू 0 हो, वेरिएंस की वैल्यू 1 हो। तीसरा, मीन की वैल्यू 1 हो, वेरिएंस की वैल्यू 0 हो। और चौथा है डी, मीन की वैल्यू 1 हो, वेरिएंस की वैल्यू 1 हो। तो जब भी हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और उसके रिस्पेक्टिवली फीचर्स की रीस्केलिंग करते हैं तो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो हम ये चाहते हैं कि मीन हमेशा 0 रहना चाहिए और वेरिएंस जो हो वो 1 हो। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर स्केलिंग टेक्निक। कौन सी यहाँ पर फीचर स्केलिंग टेक्निक है? पहला स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा नॉर्मलाइजेशन, तीसरा मिन मैक्स स्केलिंग और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम फीचर स्केलिंग टेक्निक देखें तो स्टैंडर्डाइजेशन का भी यूज़ किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन का भी यूज़ किया जाता है और मिन मैक्स स्केलिंग का भी यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा आंसर का वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू हैंडल द मिसिंग वैल्यू इन ए डेटा सेट। कि मिसिंग वैल्यूज़ को हम कैसे डील करते हैं डेटा सेट में। पहला, ड्रॉपिंग द मिसिंग रोज ऑन कॉलम। कि हम रो कॉलम को ड्रॉप कर दें, हटा दें वहाँ से। दूसरा ऑप्शन है इम्प्यूटेशन विद मीन मीडियन मॉड वैल्यू, या उन मिसिंग वैल्यूज़ की जगह मीन वैल्यू लिख दें या मीडियम वैल्यू लिख दें या उसकी मॉड वैल्यू लिख दें। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है। तीसरा ऑप्शन है टारगेट टेकिंग मिसिंग वैल्यू इनटू अ न्यू रो और कॉलम। की नई रो और कॉलम बना दे मिसिंग वैल्यू के रिस्पेक्टिवली। और डी जो है ऑल ऑफ द अबव। तब जब हम मिसिंग वैल्यूज़ पे काम करते हैं तब हम मिसिंग वैल्यूज़ के रिस्पेक्टिवली कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना होता है तो हम ऑन एन एवरेज वैल्यूज़ को इंसर्ट कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मीन या मीडियन या मॉड वैल्यूज़ को उसकी जगह लिख सकते हैं एज़ पर द आवर रिक्वायरमेंट। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है, इम्प्यूटेशन विद मीन मीडियन एंड मॉड वैल्यू। नेक्स्ट है द करेक्ट वे ऑफ प्री प्रोसेसिंग द डेटा शुड बी। कि अगर हम करेक्ट प्री प्रोसेसिंग देखें तो डेटा पर कौन सी ढंग से हम टेक्निक अप्लाई करेंगे।
पहला है ऑप्शन इम्प्यूटेशन, देन फीचर स्केलिंग, देन ट्रेनिंग। दूसरा, पहले फीचर स्केलिंग करेंगे, फिर इम्प्यूटेशन करेंगे, फिर ट्रेनिंग करेंगे। तीसरा है फीचर स्केलिंग, लेवल कोडिंग एंड ट्रेनिंग, और चौथा है ना ऑफ द आवर। तो जब भी हमें प्री प्रोसेसिंग करनी होती है डाटा को, तो सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे, मिसिंग डेटा वैल्यूज़ को हटाएंगे। तो पहला ऑप्शन आएगा इम्प्यूटेशन। फिर फीचर्स को स्केल करेंगे, देन ट्रेनिंग करेंगे डेटा की। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। Which of the following technique cannot be used for normalization in a text mining? कौन सी टेक्निक नॉर्मलाइजेशन जो हम भी टेक्स्ट माइनिंग में करते हैं तो यूज नहीं होती है? पहला स्टीमिंग, दूसरा लिमाइजेशन, तीसरा स्टॉप बट रिमूवल, और डी नन ऑफ द अबव। तो टेक्स्ट माइनिंग है जो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज़ नहीं होती है, वो हमारी है स्टॉप बट रिमूवल। बाकी दोनों टेक्निक हमारी नॉर्मलाइजेशन में यूज़ की जाती हैं। तो क्वेश्चन दोनों टाइप से बन सकता है यहाँ पे कि कौन सी टेक्निक यूज़ होती है और कौन सी टेक्निक यूज़ नहीं होती है। तो नहीं होने के केस में हमारी जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, स्टॉप बट रिमूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द परफॉर्मिंग रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू प्री प्रोसेस द डेटा। कि डेटा को प्री प्रोसेस करने का सही तरीका कौन सा, अगर हम रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। पहला, नॉर्मलाइज कर दें डेटा को, फिर पीसीए अप्लाई करें, देन ट्रेनिंग करें। दूसरा है पहले पीसीए करें, फिर नॉर्मलाइज करें, फिर ट्रेनिंग करें। तीसरा है नॉर्मलाइज करें डेटा को, पीसीए करें, नॉर्मलाइज पीसीए आउटपुट और ट्रेनिंग। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जब भी हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं, उस सबसे पहले हमें नॉर्मलाइज करना होता है डेटा को, उसके बाद हम पीसीए पल्स कोड टेक्निक अप्लाई करते हैं पीसीए, देन फिर हम ट्रेनिंग करते हैं। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। Data analysis is a process of inspecting data, cleaning data, C transforming data, D all of the above। तो अगर हम डेटा एनालिसिस करते हैं किसी प्रोसेस में, तो हमें इंस्पेक्ट भी करना होता है डेटा को क्लीन भी करना होता है, और डेटा को ट्रांसफॉर्म भी करना होता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डेटा एनालिसिस अप्रोचेस। कौन सी डेटा एनालिसिस अप्रोच नहीं है मेजर? पहली डेटा माइनिंग, दूसरी है प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस, तीसरी है बिजनेस इंटेलिजेंस, और चौथी है टेक्स्ट एनालिसिस। तो मेजर डेटा एनालिटिक अप्रोच जो नहीं है वो है प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस। इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेन स्टैटिस्टिकल मैथोलॉजी आर यूज्ड इन डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस में कौन सी हम स्टैटिकल टेक्निक यूज़ करते हैं, कितनी? तो इसका हमारा आंसर है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो डेटा स्टैटिकल टेक्निक बेसिकली दो टाइप की होती हैं। पहली होती है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी होती है इन्फ्रेंशियल। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है। ये दो टाइप की टेक्निक यूज़ की जाती हैं। पहली थी डिस्क्रिप्टिव, हम पहले ही बता रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में डेटा फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन और सैंपल इज समराइज्ड विद, कि
जो भी हम इंटायर पॉपुलेशन से ले रहे हैं उसको किस फॉर्म में समराइज़ किया जाता है। पहला इंटीजर डिस्क्रिप्टर होता है, दूसरा फ्लोटिंग डिस्क्रिप्टर्स, तीसरा न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर और चौथा है डेसिमल डिस्क्रिप्टर। तो जब भी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं तो जो भी हमारा सैम्पल या पॉपुलेशन होता है उसको हम न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर के रूप में यूज़ करते हैं, समराइज करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के रिस्पेक्टिवली कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। पहला, रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, आंसर करते हैं यस और नो क्वेश्चन के अबाउट द डेटा। दूसरा ऑप्शन है एस्टिमेटिंग न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेटा, और तीसरा है मॉडलिंग रिलेशनशिप विद डेटा, चौथा है डिस्क्राइबिंग एसोसिएशन विद इन द डेटा। जो हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं डेटा के बीच में और उन्हीं के रिस्पेक्टिवली हम मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस रहेगा वो हमारा सी रहेगा, मॉडलिंग रिलेशनशिप विद इन द डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन, कि डेटा विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्टिवली क्या सही है। कि डेटा विजुअलाइजेशन is used to communicate information clearly and efficiently to user by the uses of information graphics such as table or chart। कि डेटा विजुअलाइजेशन में हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उसकी जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होता है और एफिशिएंटली मैटर में हम यूज़र्स को उसे डिलीवर करते हैं, और जो हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन रहता है वो टेबल या चार्ट्स के फॉर्म में रहता है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा है डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प यूज़र इन एनालाइजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सिंपल वे। कि डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है वो हमारी यूज़र को एनालाइजिंग करने में काफ़ी सारी हेल्प करती है। अगर हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर है तो हम आसानी से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तीसरा है डेटा विजुअलाइजेशन इज मेक ए कम्प्लेक्स डेटा मोर एक्सेसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल। तो जो भी हमारा कम्प्लेक्स डेटा है उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका यूज़ करते हैं, यही हमारी डेटा विजुअलाइजेशन होता है। तीसरा ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमने अभी तीनों डिस्कस किए, तीनों पॉइंट ही डेटा विजुअलाइजेशन के फीचर्स हैं। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो हमारा डी ऑप्शन रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। डेटा कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग, पहला है ऑप्शन है ग्राफ, दूसरा है चार्ट, तीसरा है मैप और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। अगर हम डेटा को विजुअलाइज करें तो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, ग्राफ का यूज़ करेंगे, चार्ट का यूज़ करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे। ग्राफ का भी यूज़ करते हैं हम डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, चार्ट का भी यूज़ करते हैं और आप मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन हमारा रहेगा सही वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए ब्रॉडर। पहला डिलीवर प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर, दूसरा है डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर, तीसरा है डेटा सेट प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर, चौथा है डेटा प्रोसेस आर्किटेक्चर। तो डेटा विजुअलाइजेशन ब्रॉडर अगर हम देखें तो विजुअलाइजेशन में हमें डेटा को प्रेजेंट करना होता है, तो डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर इसमें रहेगा सही ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है यहाँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट आर ऑफन यूज्ड फॉर चेकिंग रैंडमनेस इन ए टाइम सीरीज।
कि कौन से प्लॉट्स का यूज़ किया जाता है रैंडमनेस को चेक करने के लिए किसी भी टाइम सीरीज़ में। पहला है ऑटो कॉशन, दूसरा है ऑटो रैंक, तीसरा है ऑटो कोरिलेशन और चौथा है नन ऑफ द एरो। तो जब भी हम टाइम सीरीज़ के रिस्पेक्टिवली रैंडमनेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हम जो प्लॉट बनाते हैं वो कोरिलेशन के रिस्पेक्टिवली होता है, इसलिए यहाँ जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा ऑटो कोरिलेशन रहेगा कि ऑटो कोरिलेशन का हम यूज़ करते हैं। तीसरा है डेटा एनालिसिस इज ए प्रोसेस बाय विच substantive finding are drawn from the numerical data। तो इसमें वाइब्रेट, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और यूनिवाइब्रेट। तो जो सब्सटेंटिव फाइंडिंग अगर हम करते हैं फ्रॉम द न्यूमेरिकल डेटा से, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस इज ए प्रोसेस बाय विच सब्सटेंटिव फाइंडिंग आर ड्रॉन फ्रॉम द न्यूमेरिकल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ यूनिवेरिएट एनालिसिस डिफर फ्रॉम बाइवेरिएट एनालिसिस। तो पहला ऑप्शन है यूनिवेरिएट एनालिसिस एग्जामिन ओनली अ वन वेरिएबल, while bivariate analysis look at a relationship between a two variables। यूनिवर्सल में एक वेरिएबल का यूज़ किया जाता है और बाइवेरिएट में दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि यूनिवाइब्रेट दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन करती है जबकि बाइवेरिएंट एक वेरिएबल पे काम करता है। तीसरा है यूनिवाइब्रेट एनालिसिस इज ए फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है यूनिवेरिएंट, और जबकि बाइवेरिएंट इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। डी ऑप्शन है यूनिवेरिएंट एनालिसिस इज ए फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड बाइवेरिएट एनालिसिस इज फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो अगर मैं इसके नाम से भी देखें, यूनिवेरिएट का मतलब ही एक सिंगल वेरिएबल हो गया यूनिवेरिएबल, और बाइवेरिएट का मतलब बाई वेरिएबल, तो दो वेरिएबल्स पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि यूनिवेरिएंट एनालिसिस में एक वेरिएबल का यूज़ किया जाता है और जबकि बाइवेरिएट एनालिसिस में दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए इज़ ए मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन यूनिवेरिएट एनालिसिस। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, तीसरा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें यूनिवेरिएट एनालिसिस का, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करना ना भूलें। अपने कॉलेज के नाम से आप कमेंट ज़रूर करें।